हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, जो मैंने छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उसके ऊपर ही बनाया है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो है कैसे अपना जो फॉर्म है वो भरे, और जो भी नोटिफिकेशन है ऑफिशियल उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को उसको समझने के लिए। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो मैं पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको समझाने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको हर बारीक से बारीक चीज़ जो है मैं आसानी से समझा सकूँ और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मैं जो है आपके सामने जो है ऑफिस जो अपना जो भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन नहीं करने वाली, मैंने जो है सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, मेरे पास एक बुक है उसमें, और उन्हीं को मैं देख के आपको जो है सब चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया पोस्ट के थ्रू आया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचालित करती है। अब ये जो है 27 तारीख को जो है इसकी डेट जो है वो रिलीज़ हो गई थी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है, कोई भी कैंडिडेट इंडिया पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है फॉर जीडीएस वैकेंसी 2023, उनके लिए जो है ऑनलाइन वेबसाइट जो है फर्स्ट पॉइंट में बताई गई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको सीधे जो इंडिया पोस्ट है मेन पेज है वहाँ खुल जाएगा, होम पेज पे ले जाएंगे और वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन जो है भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है हमें जो है तारीखें बताई है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 27/1/2023 से, और इसकी जो लास्ट तारीखें है वो है 16 फरवरी 2023। और इसके बाद जो 3 दिन है आपको एडिट करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आप जो कोई भी आपके फॉर्म भरते समय प्रॉब्लम हो गई हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी हो, तो आप उसमें आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है जो बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी होती है उसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में ये सब समझा रही हूँ, ताकि आपको जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें ये बताया कि जो बीपीएम की सैलरी है वो 12,000 से 29,380 के बीच में है, जबकि एबीपीएम और जो डाक सेवक होते हैं उनकी 14,000 से जो है 24,420 तक की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बिल्कुल नए ज्वाइनिंग हो गए उनको मैं बता दूं कि जो बीपीएम पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो स्टार्टिंग पेमेंट है वो 12,000 मिलने वाली है, जबकि अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक के रूप में पोस्ट पे आते हो तो आपको जो स्टार्टिंग पेमेंट है वो 10,000 रुपये होगी। इसके बाद ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ये जो है टाइम रिलेटेड अलाउंस होती है, टीआरसीए से बिलोंग करता है, प्लस इसमें जो डियरनेस अलाउंस होता है जिसे हम डीए बोलते हैं वो भी इंक्लूड होता है। तो ये साल साल भर में बढ़ता रहता है, और इस प्रकार से जो हमारी तनख्वाह है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट जो है इसमें आपको फोर्थ पैरा के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बीपीएम के बारे में बताया कि जो बीपीएम का काम क्या है, उसको कैसे पोस्ट ऑफिस संचालन करना है वगैरह। तो इसमें ये बताया कि जो फर्स्ट की जो बीपीएम है वो जो है उसका काम ये है कि ऑफिस में आएगा, लेन देन करेगा, जो सीएससी सर्विस है उसका संचालन करेगा, अगर उसके पास आईपीपीबी का काम है तो वो भी करेगा, और फाइनेंशियल जो सब सिस्टम है उसको अपडेट करता रहेगा, खाते खोलेगा, और जैसे जो एबीपीएम है उसके पास, तो उसको जो है वो अपना असिस्ट कर सकता है, उसको कोई काम दे सकता है। और अगर कोई सिंगल हैंडेड बीओ है और वहाँ पर बीपीएम है तो उसको जो है बीपीएम और एबीपीएम दोनों को काम करना होगा। उसमें क्या होता है कि जो बीपीएम जैसे जो ऑफिस वर्क है वो तो करना ही होगा, इसके अलावा जो डाक है उसकी डिलीवरी करनी होगी,
और सॉर्टिंग करनी होगी, स्टैम्प्स बेचने होंगे, ये सब करना होगा। अब इसमें एक रेजिडेंस की बात कही है, जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। उसमें ये बताया है कि जो बीपीएम है वो बीओ, जिस गांव का बीओ से मिला है उसी गांव में निवास करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमें एफिडेविट बना के देना पड़ता है कि हाँ, हम जहाँ बीओ संचालित करेंगे वहीं हम रहेंगे, उसी गांव में हम रहेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो हर किसी को देनी पड़ती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आसपास से, अगर आपका गांव आसपास है तो वहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम का काम होता है कि स्टैंप सेल करता है, डाक की डिलीवरी वगैरह करता है, डोर स्टेप पर जाके मतलब घर घर जाकर उनकी डाक देता है, और जो बीपीएम उसको निर्देश देता है वो करता है। और एबीपीएम जो होता है वो एक बीओ से दूसरे बीओ में जो है उसको जो बड़े ऑफिसर वगैरह होते हैं वो लगा सकते हैं। और अगर किसी ऑफिस में अगर बीपीएम जो है वो छुट्टी पर चला जाता है तो जो एबीपीएम होता है उसको बीपीएम का काम भी करना पड़ता है, और इसके लिए जो होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो होती है वो दी जाती है। और इसमें भी रेजिडेंस में यही बताया है कि जो एबीपीएम होता है वो एसओ, बीओ या एचओ जहाँ पर भी उसे अलॉटमेंट हुई है उसके आसपास के एरिया में ही रहेगा, ताकि वो एसओ से भी नज़दीक में रहे और बीओ से भी नज़दीक में रहे, और कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे बुला लिया जाए और उससे जो काम है वो निकलवा दिया जाए। उसके बाद जो डाक सेवक आते हैं, जो डाक सेवक होते हैं वो लगभग एबीपीएम के बराबर ही होते हैं। बस ये होता है कि जो एबीपीएम होते हैं वो बीओ में काम करते हैं, और जो डाक सेवक होते हैं उनको एसओ या एचओ में लगाया जाता है। और जो भी एसओ एचओ का एक्स्ट्रा वर्क होता है वो उसमें जो है अपना योगदान देते हैं, उसमें अपना वर्क करते हैं। जैसे मेल सॉर्टिंग हो गया, फिर डाक चढ़ाने वाली बात हो गई, या पोस्ट मास्टर साहब आपको कुछ बता रहे हैं या कोई निर्देश दे रहे हैं तो उसकी पालना करना, स्टेशनरी का देखना, डॉक्यूमेंट संभालना, ये सब काम जो होता है वो डाक सेवक का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फोर्थ पॉइंट था ये यही है। और कोई जो डाक सेवक आरएमएस ऑफिस जो रेल मेल सर्विस होती है उसमें भी अगर लगता है तो उसमें उनका काम भी यही होता है। एक तो डाक की सॉर्टिंग करना, एक जो ट्रेन से जो बैग्स वगैरह आते हैं डाक के उनको लाना ले जाना, उसमें पकड़ाना। तो फ्रेंड्स, ये जो था फोर्थ पॉइंट में ये सब बताया गया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है जिसमें एज से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। जैसे कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है। 18 साल से अगर आपका छोटी है, मतलब आप 18 साल से, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स है। इसके अलावा जो कुछ कास्ट कैटेगरीज़ हैं उनमें जो है रिलैक्सेशन दी गई है, जिससे कि जो SC ST है उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है, और OBC को 3 साल की, EWS को इस बार कोई भी रिलैक्स नहीं दिया गया है। फिर PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर PWD प्लस OBC है तो उनको 13 साल का है, और अगर PWD प्लस SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो उनको जो है 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और आपको ये बता दूं कि अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप PWD है, विकलांगता है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम शो करना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी अपलोड करना पड़ेगा। तो अब सिक्स पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 10th के बेस पर जो है ये सीधी भर्ती है। तो मेनली आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th क्वालिफाइड होने चाहिए आप, प्लस आपके पास मैथ्स और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट 10th में होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपको एक तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी जैसे डिप्लोमा वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर जैसे 10th के बाद 11th क्लास में आपके पास कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर आप बीटेक किए हुए हैं इन कंप्यूटर साइंस तो वो चल सकता है, या आपने BCA कर रखा हो, या फिर जैसे आप राजस्थान से हैं तो आपने RSC IT कर रखा हो। तो ये छोटा मोटा जो है कोर्स है कंप्यूटर का वो होना मस्ट है। सेकंड है कि आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये फॉर्मेलिटीज़ होती है जो अपने को पूरी करनी पड़ती है कि साइकिल चलाना आना चाहिए। लोग बच्चे डर जाते हैं कि क्या हमें साइकिल पे डाक देनी पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है अपना बाइक या स्कूटर जो है उस पर भी आप अपना जो डाक डिलीवरी है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए साइकिलिंग की, ये हमें देना पड़ता है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि आपको जीडीएस के अलावा आपका अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जैसे आप किसी बच्चों को ट्यूशन्स दे रहे हैं, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या आप अपना खुद का कोई शॉप कर रहे हैं, या मतलब कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो है आपको सब एफिडेविट बना के देना पड़ता है। और इन सब के जो फॉर्म्स है ना, वो आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में दिए गए हैं, उसको आपको भरना है और उसको आपको नोटरी करवानी होती है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब सातवां पॉइंट में ये बताया कि हमें जो है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पता है, जो वेबसाइट दी है उसके ऊपर जाइए। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अगर आपको कोई कैटेगरी चॉइस करनी है तो उसमें डाल सकते हैं, और आपका नाम, क्वालिफिकेशन वगैरह सब उसमें भरना होगा। अब ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, तो सीधी बात है कि अगर जो सिलेक्शन हो गया आपका, मान लो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले तो जो आप जो है ना, आपको ऑनलाइन चेक करना होता है। उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाई जाती है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक शॉर्ट लिस्टेड आ जाती है, और उसमें आपका अगर नाम मिल जाता है तो उसके बाद आपको 15 डेज़ के अंदर जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपको जो है एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है आपको बता दिया जाता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो जीडीएस के लिए हो गया है, और आपको इतने दिनों के लिए मतलब इतने दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस जगह पर करवाना है। और जो आपको बाय पोस्ट जो है लेटर भी भेजा जाता है कि आप जो है 10 दिन के भीतर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दीजिए। अगर बच्चा जो है रिस्पॉन्स नहीं देता है 10 दिन में, तो उसको 5 दिन की और मोहलत दी जाती है कि अगर वो चाहता है तो वो करवा दे, और 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं आते हो तो आपका नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और नई जो शॉर्ट लिस्ट है वो निकाल दी जाती है, जिसमें दूसरे बच्चों को मौका मिलता है। सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी, हाँ, एक पॉइंट ये भी है उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि मैडम आप बोल रहे हो कि 10th की परसेंटेज पर है ये जो जीडीएस की भर्ती, तो हमारा तो सीजीपीए में था, या कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे तो ग्रेड और पॉइंट्स में थे। तो मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि जो जिनके पास 10th की परसेंटेज है उनको तो सिर्फ परसेंटेज भरना है। जिनके पास सीजीपीए है तो उनको क्या करना है, जो ओवरऑल सीजीपीए, मान लीजिए आपके पास 9.4 सीजीपीए है, तो 9.4 इंटू 9.5 जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपका जो परसेंटेज आता है समथिंग 87.40 आएगा। तो वो जो है आपको अप्लाई करना है, उसमें 87.40% लिखना है। ठीक है, और जो पॉइंट्स या ग्रेड्स वाले हैं उनको मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास पॉइंट्स है तब तो पॉइंट को 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उन सब का एडिशन करके जो परसेंटेज बनता है वो उसमें डाल दीजिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अगर पॉइंट्स आप कैलकुलेट करें तो। और अगर आपके पास ग्रेड और पॉइंट दोनों हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ग्रेड्स नहीं डालने हैं, आपको पॉइंट्स ही डालने हैं। अगर आपने ग्रेड्स डाल दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी मतलब गलती नहीं बताई जाएगी, और उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से अपने को जो फॉर्म है उसमें अपने जो पॉइंट्स है या सीजीपीए या परसेंटेज जो है वो डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट जो पॉइंट है उसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया है, जिसमें आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई भी बाधा होती है जिसकी वजह से वो बच्चे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या एसएमएस नहीं भेज पाते हैं, या ईमेल नहीं भेज पाते हैं, तो इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। वो उसके लिए वो उन्हें गुनहगार नहीं ठहरा सकते, उन पर कोई केस नहीं कर सकते। और एक चीज़ उसमें ये बताई गई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको पूरा हक है
कि वो कभी भी जो वैकेंसी है उसको रद्द कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ऑनलाइन जाके अपना जो वैकेंसी के बारे में अपडेट्स या नोटिफिकेशन है उनको चेक करना है। और अगर उनका सिलेक्शन हो गया है तो वो ऑनलाइन बिल्कुल शो हो जाएगा, तो उसी के भरोसे रहें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एसएमएस या लेटर भेजने पर बिल्कुल भी मतलब उनके भरोसे ना रहें, ताकि जो आपका चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वो मिस ना हो पाए। उसके बाद फ्रेंड्स जो एनेक्चर 2, 3, 4 ये सब दे रखे हैं, जिसमें एनेक्चर 2 में आपको भरना है जो कि कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में है कि आपको हाँ मुझे नॉलेज है कंप्यूटर की, और ये फॉर्म भरना है। फिर 3 में कि हाँ मुझे साइकिल की नॉलेज है। 4th में कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि ना सोर्स ऑफ इनकम बच्चों की नहीं भी होता, लेकिन हमें ये मैंने पहले ही बोला था, ये फॉर्मेलिटीज़ है जो हमें भरनी है, एफिडेविट करवाना है, नोटरी करवानी है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। और जो 5th एनेक्स्चर है उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें जो है फॉर्म भरना है, हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस चालान आता है, जिसमें मैं ये बता दूं कि जो फीमेल कैंडिडेट SC ST और OBC हैं, वुमेंस हैं, उनके लिए जो है बिल्कुल फ्री है। और बाकी जो मेल्स हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस जो है वो लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद, फ़ी चालान होने के बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जो हमें एप्लीकेशन में डालना होता है। तो हमारी एप्लीकेशन खुल जाती है। फिर हमें अपना जो बायोडाटा है वो सारा उसमें भरना है, अपना सिग्नेचर, अपना जो रिसेंट फ़ोटो है वो अपलोड करना है उसमें। और इस प्रकार से फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमें चॉइस करनी है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो वो करना है। और मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी BO सेलेक्ट कर सकते हो, पर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो और फिर दोनों के BO भरो। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके फालतू का नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने काफ़ी सरल शब्दों में समझाया है आप लोगों को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी आपको आगे आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकूं। और जिन भी एप्लीकेंट्स ने भरे, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और आप भी एक अच्छे GDS BPM बन पाओ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।